अभ्यास से नहीं होते, हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। इस अभ्यास को किस हद तक सफलता से हम कर सकते हैं, इसका जीता जाता उदाहरण है श्री राजीव मल्होत्रा जी। कुछ शब्दों में मैं उनके इंट्रोडक्शन यहाँ पर दी, बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन संक्षेप में कहूँगा कि इन्होंने खास करके 2 ग्रंथ लिखे हैं राजीव मल्होत्रा जी ने, जिनके नाम है ब्रेकिंग इंडिया एंड बीइंग डिफरेंट। अमेजिंग बुक्स, ये बुक्स अवेलेबल होंगे, आप ज़्यादा समय इसके एक कॉपी ले सकते हैं। और इसमें हमारा जो सनातन धर्म है उसके ऊपर किस प्रकार से आघात हो रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति से, अनेक देशों से, इसका बहुत सुंदर विवरण राजीव जी ने किया हुआ है। और इनका अभ्यास इतना गहरा है कि बहुत सारे जो इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उनमें उनको बुलाया जाता है। और पहली बार, ये बहुत सुंदर शब्द है, जब इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस होते हैं वहाँ पर लोग कहते हैं कि रिलीजियस टॉलरेंस, म्यूचुअल टॉलरेंस, ये बातें कही जाती है। राजीव जी ने पहली बार एक बड़े कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसको म्यूचुअल रिस्पेक्ट में बदला जाए, क्योंकि टॉलरेंस मतलब जब तक मैं आपको टॉलरेट कर सकता हूं तब तक करूंगा, उसके बाद मैं आपको खत्म करूंगा। लेकिन रिस्पेक्ट मीन्स वी कैन लिव टुगेदर। राजीव जी, इनका ही इज अ फाउंडर ऑफ इन्फिनिटी फाउंडेशन, which is meant for giving grants for research and education for such kind of dharma activities, and so far they have given 400 grants worth $4 million from his own funds. He is a very, very successful business person from New Jersey, and now he is traveling all over the world, particularly upholding the dharma principles against which everyone is trying to encroach upon our dharmic concepts. And therefore we are very, very fortunate to have Rajiv ji with us. He is here for quite few days, and wherever there are other programs also you can please attend. Now I request Rajiv ji to come and give his sermon. धन्यवाद। आई एम डिलाइटेड टू बी हियर। डॉक्टर स्वामी ने इतने स्पष्ट और इतने थरो तरीके से समझाया कि हमारी क्या समस्या है कि मैं सिर्फ जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कहने हैं वही कहूँगा, पर सेम पॉइंट्स मैं रिपीट करने की कोशिश नहीं करूँगा, बिकॉज उनकी स्पीच बहुत थरो है। जो नेशन बिल्डिंग जिसको कहते हैं, नेशन बिल्डिंग, अपनी देश को बनाना, उसके बारे में मैं कुछ विचार समझाना चाहता हूँ। इंडिया इंडिपेंडेंट तो हो गया, पर जो कॉलोनाइजेशन थी, मन की कॉलोनाइजेशन अभी भी है। सिर्फ फिजिकल कॉलोनाइजेशन चली गई, डीकॉलोनाइजेशन पूरी तरह से नहीं हुई, क्योंकि अब फाइनेंशियली भी इंडिया थोड़ा इंडिपेंडेंट हो रहा है और पॉलिटिकली बाकी देशों से इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन जो विचार की, सिद्धांत की कॉलोनाइजेशन है वो अभी तक भी है। भाषा की कॉलोनाइजेशन है, जो देश इंडियन लोगों को शौक है कि विदेशी लोगों से इमिटेट करें, उनके विचार में मिले, और खासकर जो एलीट लोग हैं, ये एक तरह की कॉलोनाइजेशन है। तो मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि जो नेशन बिल्डिंग है, नेशन बिल्डिंग एक मामूली चीज़ नहीं है। नेशन बिल्डिंग ये नहीं है कि आप 5 साल के बाद वोट कर दीजिए और हमारी एक क्रिकेट टीम है, वो तो पॉप कल्चर है, वो क्रिकेट टीम है। वोटिंग अच्छी बात है, डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पर नेशन बिल्डिंग एक और काम है। नेशन बिल्डिंग के लिए, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ग्रैंड नैरेटिव ऑफ हिस्ट्री। ग्रैंड नैरेटिव मतलब एक कहानी, एक महान कहानी, बहुत ग्रेट कहानी अपने देश के बारे में ऐसी होनी चाहिए जिसको सब देशवासी लोग माने कि ये हमारी कहानी है,
ये हम हैं, हु आर वी, उसका आंसर उसमें होना चाहिए। कहाँ से आए, कैसे हमारे रिचुअल्स हैं, सिंबल्स हैं, कैसे हमारा वातावरण है, कैसे हमारे थॉट्स हैं, फिलॉसफी है, और कहाँ हम जा रहे हैं, इसके बारे में एक कहानी होनी चाहिए जो सारे कंट्री के लोग माने। इस वक्त इंडिया का ग्रैंड नैरेटिव नहीं है, एक मार्क्सिस्ट का ग्रैंड नैरेटिव है इंडिया के बारे में, जो कहता है क्लास स्ट्रगल है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, होती जा रही है, उसके मुताबिक उन्होंने इतिहास लिखा है इंडिया का। एक द्रविडियन इंडोलॉजी कहते हैं, उन्होंने अपना ग्रैंड नैरेटिव लगाया है कि आर्यन जाए थे और हम द्रविडियन थे, तो उनकी अपनी कहानी है। एक दलित स्कॉलर से हम इन लोगों से काफ़ी बातचीत करते हैं, काफ़ी बहस करते हैं, उनकी अलग एक तरह से उनके लीडर्स ने विदेश से ये चीज़ सीखी है, कैसे डिवाइडेड रूल ब्रिटिश कर रहे थे, अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं। तो एक उनकी अलग कहानी उन्होंने बनाई है, और उनको फॉरेन कंट्री से ट्रेनिंग के लिए लोग भेजते हैं। ये यूथ एम्पावरमेंट, यूथ ट्रेनिंग के नाम पर उनको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। और एक फॉरेन मिशनरीज ने एक ग्रैंड नैरेटिव चलाया है इंडिया के बारे में कि ये क्रिश्चियन नेशन होना चाहिए। एक पाकिस्तान में एक इंडोलॉजी पढ़ाई जाती है, रिसर्च करते हैं इंडोलॉजी है जो स्टडी ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश ने शुरू की थी, जर्मन ने शुरू की थी, फ्रेंच ने शुरू की थी, अब इंडिया में हो रही है, अब अमेरिकन कर रहे हैं। तो ये जो इंडोलॉजी है, इसके भी कई रूप हैं, कई तरह की इंडोलॉजी चल रही है। पाकिस्तान में इंडोलॉजी है कि इंडिया की सारी हिस्ट्री बेस्ड ऑन मुगल एम्पायर के दृष्टि से इंडोलॉजी चलाई जा रही है। और मुगल एम्पायर को खराब करने के लिए अंग्रेज आए, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों ने चलाया, और अब क्योंकि अंग्रेज चले गए हैं तो वापस मुगल एम्पायर को आना चाहिए। ये इस तरह की दृष्टि से पाकिस्तान में इंडोलॉजी चलती है। चाइना में जो इंडोलॉजी चलती है उसके मुताबिक जो नॉर्दर्न बेल्ट है, माउंटेन्स की बेल्ट है, वो चाइना के पास होनी चाहिए। नेपाल, भूटान, नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पर वाटर है, पानी है, जहाँ पर नदियाँ हैं, जहाँ से नॉर्थ की सारी नदियाँ आती हैं, चाइनीज़ आइडियोलॉजी के मुताबिक वो उन्हीं का होना चाहिए। और अब धीरे धीरे वो नेपाल को भी टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे भूटान को भी करेंगे, और नॉर्थ ईस्ट पर तो अरुणाचल पर तो ऑलरेडी उनका क्लेम है। तो ये जो इंडिया की ग्रैंड नैरेटिव होनी चाहिए, हमारे हाथ में होनी चाहिए, उसके बेसिस पर हम यूनिटी कर सकते हैं आपस में। वो इस वक्त हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि कुछ तो बाहर के लोगों ने नैरेटिव बनाए हैं हमारे बारे में, और हमारे लोगों ने भी वो मान लिए हैं। कुछ लोगों ने, जैसे माओइस्ट हैं, उन्होंने चाइना का नैरेटिव अपने बारे में मान लिया है। कई लोग यहाँ पर हैं जो पाकिस्तान का नैरेटिव मानते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियन आइडियोलॉजी के नैरेटिव मानते हैं, और जो हमारे लोग हैं कुछ सेक्युलर नैरेटिव मानते हैं, कुछ मार्क्सिस्ट नैरेटिव मानते हैं, कुछ द्रविडियन नैरेटिव मानते हैं। इसलिए कोई इंडिया का जो ग्रैंड नैरेटिव है उस पर एक कंसेंसस, नेशनल कंसेंसस इस वक्त नहीं है। और ये काफ़ी अफसोस की बात है, क्योंकि यूनिटी जैसे कॉर्पोरेट ब्रांड होता है, एक तरह की कहानी, एक कॉर्पोरेट की कहानी होती है जो उन्होंने बनाई है, जो चाहते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़, सारे सेल्स फोर्स उसको माने और दुनिया में वही ब्रांड को फैलाएं, ताकि लोग भी उस कंपनी को, उस ब्रांड के साथ ही पहचानें। तो इस तरह से जैसे कॉर्पोरेट ब्रांड होता है, इस तरह कंट्री का भी एक नेशनल नैरेटिव होता है, नेशनल कहानी। जो जैसे पहले ज़माने में रामलीला होती थी, सब लोग जब हम छोटे थे दिल्ली में राजेंद्र नगर में रहते थे, वहाँ पर हमारे मोहल्ले में रामलीला की जाती थी। हर साल 1 महीना 1.5 महीना हम सब बच्चे रामलीला में लगे रहते थे। कोई किसी का क्या हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है, कपड़े बनाने, डेकोरेट करना सारा स्टेज को 1 महीना लगाते थे। और इससे साथ हमको काफ़ी अपने इतिहास के बारे में, काफ़ी अपने हु आर वी, हम कौन हैं, उसके बारे में पता चलता। अब वो तो चला गया। अब जब हम टीवी पर रामायण देखते हैं तो वो हमारी कहानी नहीं है, वो किसी और लोगों ने पुराने ज़माने में उन लोगों ने कुछ किया था, उसके बारे में एक शो है, एक कहानी है। लेकिन जब हम खुद ही रामलीला करते हैं तो वो हमारी कहानी हम कह रहे हैं, ये फ़र्क है। और अब टीवी रामायण भी, इस तरह की चीज़ें भी अपने इतिहास, अपने टेक्स्ट बुक्स में, अपने जो नैरेटिव है उसमें इतनी ज़ोर से नहीं है, उसकी वो भी कमज़ोरी
बाकी देश कैसे अपना ग्रैंड नैरेटिव बनाते हैं। अब देखिए, ये यूएसए में बहुत इन्वेस्टमेंट है नेशनल नैरेटिव, पेट्रियाटिज्म, नेशनल नैरेटिव के बारे में इन्वेस्टमेंट है। चाइना में बहुत इन्वेस्टमेंट है, रशिया में, जापान में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, कई कंट्रीज जो सक्सेसफुल कंट्रीज हैं, स्टेबल कंट्रीज हैं, उनमें अपनी कंट्री के बारे में जो कहानी है जिससे पेट्रियाटिज्म पैदा होती है, वो उसमें बहुत इन्वेस्ट किया जाता है। अब जैसे यूएसए में कार्नेगी एक बहुत बिलियनर थे, तो उन्होंने 1800s में शुरू किया एक योजना कार्नेगी एंडाउमेंट कि हर एक शहर में एक पब्लिक लाइब्रेरी होनी चाहिए। और उन्होंने लिखा कि पब्लिक लाइब्रेरी का सबसे मेन पर्पस होना चाहिए कि सारे लोग यहाँ आएँ और अपनी कंट्री की हिस्ट्री के बारे में, क्यों हम ग्रेट हैं, उस तरह की हिस्ट्री पुस्तकें लिखी होनी चाहिए और लोग वो पढ़ें। तो लाइब्रेरी जो अमेरिका में है बहुत फेमस है, पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम बहुत फेमस है, उन्होंने शुरू किया था। और शुरू करके उन्होंने काफ़ी फंडिंग करके हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स लिखाएँ, ग्रेट फलाना हीरो के बारे में, फलाना बैटल, इस तरह की हिस्ट्री लिखवाई ताकि लोगों में प्राइड हो कि हम अमेरिकन सिटीजन हैं। उन्होंने ये काम शुरू किया। रॉकफेलर ने फिर कार्नेगी को मिलकर 1892 जब कोलंबस का 400 एनिवर्सरी था, 1892 वर्ल्ड फेयर किया, सारी दुनिया को बनाएंगे कि हमारा ग्रेट नेशन कितना ग्रेट है, और सारे पर्पस ये था पेट्रियाटिक आइडियाज फैलाएंगे। और उन्होंने कोलंबस डे को गवर्नमेंट हॉलीडे बनाया, ग्लोबल हॉलीडे है। पहले 400 साल कोलंबस के बाद कोलंबस डे हॉलीडे नहीं था। उन्होंने बनाया कि नेशन को, लोगों को एक पेट्रियाटिक आइडिया के लिए एक ऐसा डे होना चाहिए कि हमारा देश तब शुरू हुआ था। उस पर जुलाई 4 तो अंग्रेजों से आज़ादी का दिन है उनके लिए, पर कोलंबस डे है जब उनका नेशन शुरू हुआ था, जब वहाँ पर डिस्कवर हुआ था उनके बाद। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी योजनाएं की हैं। अब फोर्ड फाउंडेशन, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो ब्रिटिश एम्पायर तो खत्म हो गया, तो फिर ये चर्चा शुरू हुई कि अब जो वेस्टर्न लोग हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ब्रिटिश तो खत्म हो गए थे, अब ये अमेरिका को लीड करना है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कैसे दुनिया में डोमिनेट करना है। तो CIA ने कार्नेगी फाउंडेशन को, रॉकफेलर फाउंडेशन को और फोर्ड फाउंडेशन वालों के साथ काफ़ी मीटिंग्स की 1950s में, और उन्होंने फैसला किया कि ये फोर्ड फाउंडेशन का काम होना चाहिए कि जो थर्ड वर्ल्ड है वहाँ जाके इंटेलेक्चुअल्स को कैसे विन ओवर करो, उनको फंड्स दो, ग्रांट्स दो, उनसे काम करवाओ, उनको हेल्प करो, हम तुमको ह्यूमन राइट्स सिखाएंगे, हम तुमको फेमिनिज्म के बारे में सिखाएंगे, कास्ट के बारे में स्टडी करवाएंगे, उनको खूब फंडिंग दो और उनके साथ मित्रता करो, दोस्ती बनाओ। और एक तो तुमको पता चलेगा कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, एक तुम्हारे को उनके ऊपर थोड़ा इन्फ्लुएंस होगा। तो फोर्ड फाउंडेशन इसके बेसिस पर पिछले 50 साल इंडिया में काम कर रही है, और इंडिया में उन्होंने सारी दुनिया से ज़्यादा मैक्सिमम फंडिंग उन्होंने इंडिया में दी है। चाइना में वो नहीं अलाउ, क्योंकि चाइना लोग कहते हैं हमको आपकी जरूरत नहीं, हम अपने पैसों से आप ही रिसर्च कर लेंगे, बाहर के लोग आएंगे रिसर्च करवाएंगे तो अपने विचार के बारे में करवाएंगे और उनका एजेंडा नहीं होगा। लेकिन इंडिया में हमने इस तरह की अपनी फाउंडेशन नहीं शुरू की, हम बाहर के लोगों को फाउंडेशन चलवाते हैं, और हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो बहुत प्राउड है कि मेरे को फोर्ड फाउंडेशन ग्रांट मिल गया, मेरे को फुल राइट मिल गया, मेरे को रॉकफेलर फाउंडेशन ने वहाँ भेज दिया। मतलब हम लोग वो उनका जो काम है, उनका विचार जो है, उनका जो ग्रैंड नैरेटिव है, उसको स्प्रेड करने के लिए हम बहुत खुश हैं कि हमारे से काम हो रहा है। देखिए ये इनको हम सिपाहीज कहते हैं, इंटेलेक्चुअल सिपाहीज, क्योंकि जो सिपाही थे ब्रिटिश टर्म था, जो वर्दी डालकर अंग्रेजों के झंडा लगाकर, वो इंडियन जो सिपाही था वो ब्रिटिश एम्पायर को इंडियनिस्ट चला रहे थे। जो जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी वो इंडियन लोगों ने चलाई थी, जनरल डायर ने कमांड दिया था पर इंडियन लोगों ने चलाई थी। अंग्रेज तो बहुत कम नंबर के थे, उनका एम्पायर तभी चलता था क्योंकि इंडियन लोग उनके काम में लगे हुए थे। यही तो महात्मा गांधी ने कहा था, उनकी जो पुस्तक है हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी, उन्होंने यही कहा था कि जो इंडियन उनके लिए काम कर रहे हैं वो ही उनकी गलती है, वो हम कॉलोनियल बात में फंसे हुए हैं, उनके कारण ये सारा काम चल रहा है। तो अब ये कॉलोनियल रूल जो है
वो उसने डायरेक्ट तरीके से नहीं चल रहा, अब ये बड़े इनडायरेक्ट तरीके से चल रहे हैं। अब हमने एक पुस्तक है ब्रेकिंग इंडिया, उसमें ये सिखाया है कि कैसा फॉरेन कंट्रोल से NGOs चलते हैं इंडिया में, कितने मिशनरीज चलते हैं। अब ये तो हो गया रिलीजन के बारे में, रिलीजन वाले जो फॉरेन कंट्रोल के हैं, लेकिन जो सेक्युलर है, जो फोर्ड फाउंडेशन से पैदा होते हैं, जो फोर्ड फाउंडेशन की तरह और भी कई योजनाएं हैं, फोर्ड फाउंडेशन तो बहुत बड़ी है, तो उस तरह की कई और 1-2 डजन और ऐसी योजनाएं हैं फॉरेन कंट्रीज की, जिनके थ्रू ये बहुत लोग इंटेलेक्चुअल्स को पैदा करते हैं, जर्नलिस्ट को आइडियाज देते हैं कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना। अब जैसे ये ब्रिटिश काउंसिल है, ब्रिटिश काउंसिल का इंडियन जर्नलिस्ट के साथ एक प्रोजेक्ट है कि हर साल वो कुछ जर्नलिस्ट को सिलेक्ट करते हैं, इंग्लैंड भेजते हैं, समर के मौसम में इंडियन समर में वहाँ भेजते हैं, सारा कुछ पेड है, रास्ता आने जाने का, वहाँ उनको अच्छा VIP ट्रीटमेंट देते हैं, वहाँ ब्रेन वॉशिंग होती है, वो जर्नलिस्ट ट्रेनिंग कही जाती है कि कैसे लिखना है, क्या विचार है, तो वो आके फिर वैसे लिखते हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं पिछले 50 साल से, ये भी एक तरह की कॉलोनियल थिंकिंग है जो हमारे लोगों में है। और जैसे प्रॉब्लम अब डॉक्टर स्वामी ने कहा है, क्यों हुए ऐसे, क्या बात है कि हमारे लोगों की थिंकिंग ऐसे बन गई। हमारे लोगों के जो HRD डिपार्टमेंट है, वो पुस्तकें भी जो लिख रहे हैं हमारे कंट्री के अगेंस्ट बात की पुस्तकें लिख रहे हैं। उसमें विजयनगर पार्क का इतना भी लिखा होगा, और रंजीत सिंह का इतना लिखा होगा, और शिवाजी का इतना लिखा होगा, लेकिन औरंगजेब का लिखा होगा कि ये बहुत ग्रेट रूलर थे। इस तो ये जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा है, ये अगली जनरेशन को इन्फ्लुएंस करता है, ये मीडिया को भी इन्फ्लुएंस करता है। अब देखिए, हमने हमारी ऐसे 4 पुस्तकें हो चुकी हैं दोनों। सबसे पहली जो थी उसका नाम था इन्वेडिंग द सेक्रेड। उस पुस्तक में हमने ये क्रिटिसाइज किया कि ये जो हिंदुइज्म के अगेंस्ट एकेडमिक स्कॉलरशिप होता है, ये कौन करता है, क्या उसका नुकसान होता है, ये किस विचार से करते हैं, कहाँ से फंडिंग आती है, और ये फिर ट्रेनिंग हमारे सब जगह मिलती है, हमारे देश में कैसे ठहराई जाती है बात। पहली बुक वो थी। अब वो पुस्तक में जो एक परंपरा है, 3-4 तरह की बहुत इंपॉर्टेंट परंपराएं हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी सिस्टम में, यूरोपियन यूनिवर्सिटी सिस्टम में, इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम में, जो बिल्कुल एंटी हिंदू हैं, उनके बारे में हमने खोज की और उनको एक्सपोज किया। वो परंपराएं, एक परंपरा के जो लीडर है वेंडी डॉनेकर, उसके बारे में बहुत हमने बहस की, उसके बारे में बहुत देखा। अब वेंडी डॉनेकर को बॉम्बे में एक मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट ने पिछले 1-2 साल बहुत बड़ा अवार्ड दिया, और उनकी जो पुस्तक है बेस्ट सेलर बना दी इंडिया में। अब हम उनसे लड़ाई कर रहे हैं, और हम उनको एक्सपोज कर रहे हैं, और जो हमारे संत साधु हैं, जो ज्ञानी हैं, जो नॉलेजेबल हैं, वो जानते हैं हमने क्या लिखा, और हमको वो सपोर्ट करते हैं उनके अगेंस्ट। लेकिन क्योंकि वो विदेशी हैं, वो वेस्टर्न हैं, वो बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, वो बड़े लोग हैं, और उनके पास जोड़ते मिलके जो लोग उनको फंडिंग देंगे, जो उनको सपोर्ट करेंगे, उनको अमेरिका ले जाया जाएगा, उनको थोड़ी इज्जत होगी, उनको बहुत प्रेस्टीज होगी, तो इस करके हमारे लोग उन लोगों को फंडिंग देते हैं। बॉम्बे में कभी भी हमारी पुस्तक को रिव्यू नहीं किया, एक पुस्तक को भी किसी भी ने रिव्यू नहीं किया, किसी टीवी में हमको इन्वाइट नहीं किया, वो बॉयकॉट करते हैं क्योंकि जो हम लिखते हैं वो सुनना नहीं चाहते। लेकिन उस तरह के लोग जो हमारे बिल्कुल अगेंस्ट हैं, उनको हर रोज टीवी पर बनाया जाता है और उनके बारे में बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। तो ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है अभी भी है और हमारे लोगों में भी है। अब ये नारायण मूर्ति है इंफोसिस के, उन्होंने $15 मिलियन ग्रांट एक शेल्डन पॉलक जो है संस्कृत के स्कॉलर US में, उनको दिया। अब शेल्डन पॉलक आर्यन थ्योरी में बिलीव करते हैं, उनकी पुस्तकों में लिखा है आर्यन इंटरप्रेटेड डिवाइड। अब मेरे अनुसार किसी को पैसा देने के पहले उसकी पूछताछ करनी चाहिए, इसका विचार कैसा है, ये किस नियत का है, इसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। अब जो बिजनेसमैन है वो अपनी इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में करने से पहले उनकी पूछताछ करेगा, ड्यू डिलिजेंस कहते हैं इसको। लेकिन जब $15 मिलियन स्कॉलरशिप के लिए दिया तो ये पूछताछ भी करनी चाहिए थी उनको, और पूछताछ के बिना दे दी, और फिर उनको पद्म भूषण भी अवार्ड मिल गया शेल्डन पॉलक, क्योंकि उनके काफ़ी इंडिया में सपोर्टर्स हैं। सो इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं
या सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं या सेकुलरिस्ट हैं या मार्क्सिस्ट हैं, जो भी आपको कहना है, वो इस तरह के विदेशी लोगों से जुड़े हुए हैं जो एंटी इंडियन, एंटी भारतीय थिंकिंग है उनकी। सो ये हमारे लोगों की भी गलती है, और हमने इन लोगों को अवार्ड्स दिए हैं, हमने इन लोगों को गवर्नमेंट अवार्ड्स दिए हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री के अवार्ड्स दिए हैं, इन लोगों को मीडिया में फैलाया गया। अब ये जो हमने चौथी किताब लिखी है जिसका नाम है इंद्राज नेट, इंद्रजाल। इंद्रजाल एक अथर्व वेद में है, मतलब ये सारे संसार, सारी दुनिया, सारा जगत एक जाल है, उसके बारे में समझाया गया कि कैसे इंद्रजाल की फिलॉसफी है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। वो इसका मतलब ये है। अब इसकी बुक रिलीज डॉक्टर स्वामी करेंगे 27 को। अब ये जो आइडिया है, अब ये जो पुस्तक है, अब इसके लिए इंटरव्यू लेना, रिव्यू लेना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। और इस पुस्तक में हमने जिन लोगों को क्रिटिसाइज किया कि वो एंटी हिंदू, एंटी इंडिया के बारे में जो लिख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं, क्या उनका विचार है, क्या उनके बारे में हमने पूर्व पक्ष किया और फिर उत्तर पक्ष दिया। पंकज मिश्रा हैं, एक ज्योतिर्मय शर्मा हैं, कई लोग हैं, कई विदेशी हैं, कई यहाँ हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिनके काफ़ी इन्फ्लुएंस है। उनको तो हर रोज़ किसी न किसी टीवी पर मिल जाती है बात, और जो उनको क्रिटिसाइज करे कि ये जो एंटी इंडिया लिख रहे हैं ये गलत लिख रहे हैं, क्यों गलती है, और उनकी हम गलतियाँ पॉइंट आउट करके लिख रहे हैं, तो हमारी जो इंटेलिजेंशिया है उनका प्रोजेक्ट है कि ये इसको बाइकआउट करो, इग्नोर करो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो रहा है। अब हमारी बुक्स बेस्ट सेलर बन रही है क्योंकि सोशल मीडिया के कारण, और क्योंकि कितने स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए, जो कंट्री की नेशनल यूनिटी है उस तरह के उसके कई तरीके हो सकते हैं। लैंग्वेज यूनिटी हो सकती है, जैसे चाइना में मैंडरिन लैंग्वेज है, पहले नहीं थी, पहले कई तरह की लैंग्वेजेस थी, और अब मैंडरिन लैंग्वेज वालों ने बाकी सबको कंट्रोल में लगा दिया, मैंडरिन स्टैंडर्ड हो गई, वो एक यूनिटी है उनके पास। जापान में एक यूनिटी लैंग्वेज की है, फ्रांस में एक यूनिटी लैंग्वेज की है, इंग्लैंड में एक यूनिटी लैंग्वेज की है, रशिया में एक यूनिटी लैंग्वेज की है। तो कई कंट्रीज में तो लिंग्विस्टिक यूनिटी है, कई कंट्रीज में एथनिक और रेशियल यूनिटी है। जैसे जापानीज बहुत होमोजीनियस है, उनमें आपस में डाइवर्सिटी नहीं है, बड़े होमोजीनियस है। चाइना में डाइवर्सिटी है, थी, पर जो हान चाइनीज कहलाते हैं, वो एक पर्टिकुलर रेस है, उन्होंने बाकियों के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, तो उनकी जो विचार है, उनकी जो रूल्स हैं वो अप्लाई करते हैं, तो उन्होंने कंट्री को ऐसे रखा हुआ है। इस तरह से अब लैंग्वेज यूनिटी भी हो सकती है, कई जगह एथनिक यूनिटी हो सकती है, कई जगह ऐतिहासिक यूनिटी हो सकती है। अब अमेरिका में ऐतिहासिक यूनिटी के बारे में बहुत इन्वेस्ट किया जाता है, बहुत बड़े मॉन्यूमेंट्स, यहाँ पर आईमैक्स थिएटर में जाके लोग 200-300 लोग एट अ टाइम, खूब आईमैक्स थिएटर के हमारे कंट्री का कितना ग्रैंड है, परेड होती हैं, जैसे यहाँ रिपब्लिक डे परेड होती है, वहाँ पर कितनी परेड जैसे होती है, और हर फुटबॉल गेम के पहले नेशनल एंथम सब लोग खड़े होकर बोलते हैं, और जो अमेरिकन फ्लैग है वो एक तरह का देवता है अमेरिका के, तो बहुत उसकी आदत होती है अमेरिकन फ्लैग की, बहुत हर एक जगह जाओ, कार डीलर, तो कार डीलर कितना बड़ा अमेरिकन फ्लैग लगा हो, कोई रेस्टोरेंट है या कोई ऐसी जगह है, कोई खास गवर्नमेंट की जगह नहीं है, किसी भी जगह जाओ बहुत बड़ा अमेरिकन फ्लैग लगा होता है, आप जब भी जाएँ देखेंगे। तो एक तरह की पेट्रियाटिज्म बनाने के लिए इन्होंने ये चीज़ें निकाली है। बच्चा जब होता है, छोटा होता है, किंडरगार्टन से उसको सिखाया जाता है फाउंडिंग फादर्स, मतलब जो हमारे देश के ग्रेट लोग थे, उनके बारे में सब सिखाया जाता है, क्या हमारा बैटल हुआ जब हम जीते, ये किया वो किया, उनके बारे में। अब दिल्ली में, यदि आप दिल्ली को और वॉशिंगटन को कंपेयर करो, वॉशिंगटन में है जेफरसन मेमोरियल, जेफरसन ग्रेट था, लिंकन मेमोरियल, ये मेमोरियल फलाना। अब दिल्ली में होना चाहिए हर एक जो हमारे ग्रेट एम्परर्स हो चुके हैं, ग्रेट राजा हो चुके हैं, हर एक के बारे में कुछ होना चाहिए, हर एक के बारे में कोई आईमैक्स थिएटर होना चाहिए, हर एक के बारे में कोई परफॉर्मेंस होनी चाहिए ताकि लोगों को एजुकेशन मिले। लेकिन हमारी ऐसी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इस चीज़ों में नहीं लगी। वो कल्चर हमारे गवर्नमेंट के अनुसार जो कल्चर है
वो एक तरह का बॉलीवुड पॉप कल्चर है, बॉलीवुड पॉप कल्चर। तो ये जो रियल डीप कल्चर है हमारी संस्कृति का, वो उनमें नहीं है। अब हमने देखा जो चाइना के लोग हैं, चाइना के लोग ने ट्राई किया कि ये जो पुराने ज़माने का ग्रैंड नैरेटिव है ये गलत है, ये चाहिए नहीं। उसको कहते थे माओइस्ट कल्चरल रेवोल्यूशन। माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन करवाया कि जो पहले के रिलीजन है वो छोड़ो, जो पहले की आइडियोलॉजीज हैं, जो पहले के मंदिर हैं, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज हैं, उनको सबको अलग करो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। पुरानी जो लिखी हुई चीज़ें निकालो ताकि हम मॉडर्न बन जाएंगे और सबको सेम कपड़े डालने चाहिए। कोई मतलब पुराने ज़माने के साथ जुड़ना नहीं चाहिए। उसको कल्चरल रेवोल्यूशन कहते थे और इसमें वो 20-20 साल लगे रहे। तो वो जब माओ गए, उनके जो सक्सेसर्स थे उन्होंने देखा कि ये सक्सेसफुल नहीं है, ये फेलियर है, क्योंकि लोगों को अपनी पास्ट इतिहास से जुड़ना चाहिए और उनको जुड़ने की ज़रूरत है। और जो इस तरह के लोग हैं जो बिल्कुल उनको पता ही नहीं हम कहाँ से आए, कौन आए, तो उनके माइंड में भी, मन में भी शांति नहीं होगी, वो प्रोडक्टिव सिटीजन भी बनेंगे। अब चाइना ने ये दोबारा शुरू किया है अपनी इतिहास, अपनी स्टोरी, अपनी महान स्टोरी, ग्रैंड नैरेटिव को समझाने के लिए बहुत प्रोजेक्ट शुरू किए। और सारे यूनिवर्सिटीज में, सारे स्कूलों में उनको एक तो मैंडरिन सीखनी पड़ती है, फर्स्ट लैंग्वेज। इंग्लिश आफ्टर अ सर्टेन एज, बचपन में मदर टंग, जिस भाषा में वो समझेंगे, सोचेंगे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो मैंडरिन है। इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सिखाई जाती है बट नॉट एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंडरिन है। तो ये हमारे देश में ये चीज़ें नहीं हैं। अब तो हम तो इंग्लिश इतनी चल रही है। दिल्ली में हमारे मदर के घर जो ड्राइवर है, उनके छोटे बच्चे हैं, जब भी हम जाते हैं हम उनको नमस्ते कहते हैं। ड्राइवर कहता है सर को गुड मॉर्निंग बोलो, बिकॉज उनको कॉम्प्लेक्स है, इंटरनल कॉम्प्लेक्स है कि ये हमको क्या नमस्ते समझ के क्या है, क्या समझ रहा है, गुड मॉर्निंग क्या है। तो ये आइडियाज हमारे कंट्री में सब लेवल्स पर पहुँच गई है। अब चाइना ने 100 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स खोले हैं। कन्फ्यूशियस उनका एक बहुत हिस्टोरिकल ग्रेट आदमी था, थिंकर था, जिसने उनकी संस्कृति चलाई। संस्कृत का जो फाउंडेशन है वो कन्फ्यूशियन कहलाया जाता है, कन्फ्यूशियन। तो ये जो कन्फ्यूशियस आदमी है, इसके नाम पर उन्होंने 100 इंस्टीट्यूशंस खोले हैं सारे कंट्रीज में। अफ्रीका में बहुत सारे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे हैं, यूएसए में वगैरह खोले हैं। इंडिया में नहीं, आई थिंक उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने उनसे कोई अभी टाइप नहीं किया शायद। तो वो हर एक कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट का काम है कि जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनका ग्रैंड नैरेटिव है, जो उनकी फिलॉसफी है, उसके बारे में वो सिखाएं सबको। तो जो चाइना ने कई चीज़ों में इन्वेस्ट किया है, चाइनीज हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर 30 वॉल्यूम्स हो चुकी हैं। फिर चाइना ने पेपर निकाला, मैथमेटिक्स में क्या किया, ये इस चीज़ों में, उस चीज़ों में, हर एक के ऊपर बारे में 30 वॉल्यूम्स निकाला। अब हमने, हमारी छोटी सी फाउंडेशन है, हमारी छोटी सी फंडिंग है, तो हमने कहा कि ऐसा कुछ इंडिया में भी होना चाहिए इंडिया के बारे में। तो हमने करीब 12 साल हुए एक योजना शुरू की, हमारी फंडिंग और हमारे अपने आप चलाई, हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम 20 वॉल्यूम का योजना शुरू की और इसमें 9 वॉल्यूम आ चुकी है, जो आप खरीद सकते हैं। 9 वॉल्यूम आ चुकी है। हमने जब ये शुरू की तो हमको एक हार्वर्ड में एक है, इंडोलॉजी का काफ़ी फेमस आदमी है, उसने हमको कहा कि आपका काम इंडिया में नहीं हो सकता, आप हमको दीजिए, हम करवा सकते हैं, पर इंडिया के लोग ये काम नहीं कर सकते। तो हमने कहा क्यों? कहते वो तो प्रॉमिस करेंगे फिर नहीं करेंगे, लेट हो जाएंगे, वैसे आप यहाँ भाग दौड़ करेंगे, आपके पैसे ले जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा। कुछ हद तक तो वो ठीक थे, कुछ लोगों ने हमको ठगा, कुछ काफ़ी लोगों ने पैसा लेकर भाग भी गए, और जिन्होंने कहा 2 साल में उसका करेंगे तो उनको 4 साल लगे, जिन्होंने कहा इतना पैसा लगेगा उससे 3 टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, हम तो करते गए, फिर कम से कम काम तो हुआ। हमारा ये प्लान था कि 100% ये रिसर्च इंडिया में इंडियंस करेंगे, जो एडिटर है इंडियंस होंगे, जो रिव्यू करेंगे वो इंडियंस होंगे, जो कॉपी राइटर इंडियंस।
क्योंकि सपोज समझो हम कहीं और से लिखवा लेते हैं, तो वो जो लिखता है और उसके स्टूडेंट्स हैं, उनमें जो नॉलेज आती है वो भी तो बाहर रहेगी ना। यदि हम चाहते हैं कि ये रिवाइवल करें, रीअवेकन करें, हमने अब वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में 2 वॉल्यूम निकाले कि कैसे हमारे कंट्री में वाटर मैनेजमेंट होती थी, जिसकी अब बहुत ज़रूरत है। अब वो पुस्तक निकालने के लिए जो रिसर्च करेगा और उसके स्टूडेंट्स हैं, वो दोबारा वो चीज़ें पैदा नहीं कर सकती। और इस तरह से कैसे स्टील बनता था जो सारी दुनिया में मशहूर था, कहीं और ऐसा स्टील बनता ही नहीं। इस तरह की हर एक अलग अलग वॉल्यूम निकाले। अब जब हमने ये काम शुरू किया तो हम एडिटर्स को हायर करने की इंटरव्यू कर रहे थे कई लोगों से। तो एक लेडी आई अप्लाई कर रही थी, वो यहाँ पर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में चीफ एडिटर थी। तो वो हमारे से इंटरव्यू कर रही थी। हमने उससे पूछा, आपकी तो इतनी बड़ी जॉब है, हमारी तो छोटी सी फाउंडेशन है, तो आप वो छोड़ के यहाँ क्यों आएंगे? तो वो एक्चुअली हमारे विचार को प्राप्त करने के लिए हमारे से पूछ रही थी। उसकी ये भी इंटेंशन ये नहीं थी हमारे को ज्वाइन करे, वो सिर्फ अपनी खोज कर रही थी। तो उसने काफ़ी हमारे से प्रश्न पूछे कि क्या टॉपिक्स होंगे, क्या होगा, कैसे होगा। तो खैर बातचीत नहीं हुई, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके जो बॉस था उसकी कॉल आई कि हम चाहते हैं कि आप ये प्रोजेक्ट एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को दे दो, हम करेंगे, इंडिया को लिए बहुत जरूरी है, हम करेंगे, और आपको फंडिंग की जरूरत नहीं, हम ही करेंगे, ये आप अपनी सारी नॉलेज है जो कुछ आपने किया है हमको दे दो। तो हमने उनसे थोड़ा डिस्कशन किया। एक तो उनका बजट पर वॉल्यूम $250,000 था। $250,000 उन्होंने प्लान किया। इतना क्योंकि बड़ी टीम चाहिए, क्या कितने लगेंगे साल, और हमारा जो बजट था उससे 1/10 में हमें काम कराया इंडिया से। लेकिन मेन प्रॉब्लम था वो अग्रीमेंट में कुछ क्लॉज उन्होंने ट्राई किया कि एडिटोरियल कंट्रोल विल बी फ्रॉम आवर हेडक्वार्टर्स इन लंदन। हमने उनको जवाब किया कि ये तो फिर दोबारा हमको आप कॉलोनियल रूल नहीं था। यदि आपका विचार होगा मतलब हम अपने बारे में भी, अपना इतिहास, अपना साइंस हम भी खुद में लिख पाएंगे, और आपकी परमिशन के साथ ही जो आप मानेंगे वही लिखी जाएगी। तो ये कॉलोनियल जो इंटेलेक्चुअल कॉलोनियल सिस्टम है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। विकिपीडिया में बहुत कॉलोनियल माइंडसेट है, एंटी हिंदू एंट्रीज बहुत सारी हैं। हमारे बारे में जो एंट्री है, सुभाष टाक के बारे में जो एंट्री है, वेदांत के योग के बारे में एंट्री है, कौन लिखता है, क्या अलाउड है, कितना अलाउड है, ये सब कंट्रोल किया जा रहा है। और विकिपीडिया ने कितने सारे इंडियन लोगों को दिल्ली में भी, बॉम्बे में भी उनके अपने बनाए हुए हैं। वो लोग अब उनका जो काम, उनका जो चौकीदारी है इंडियन लोग करते हैं, इंडियन लोग। सो ये जो नॉलेज है, बहुत इंटर सिविलाइजेशन, एक सिविलाइजेशन वर्सेस दूसरी सिविलाइजेशन, ये कंपटीशन चल रहा है। ये इंटेलेक्चुअल लेवल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा तेजी से चल रहा है, और हमारे लोगों को ये इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, और ज़्यादा जानकारी नहीं है, और ना ही वो सुनना चाहते हैं बारे में। वो तो मेरे कहना ये है कि जब तक हम विचारधारा अपने बारे में कंट्रोल, अपने हाथ में कंट्रोल नहीं करेंगे, और इंडिया के बारे में जो स्टडी किया जाता है हमारी दृष्टि से, हमारे लोगों से स्टडी ना हो, कि जब तक वो नहीं हम कर पाएंगे और बाकी लोग ही हमको स्टडी करेंगे, तो हम एक तरह से उनके गुलाम ही रह तब तक। सो ये शिफ्ट जो है कि हमारी दृष्टि से ही हम देखना चाहते हैं अपने आप को और दूसरों को, इस चेंज में हम लगे हुए। और हमारा कहना ये है कि जब तक ऐतिहासिक यूनिटी नहीं ना हो, और फिलोसॉफिकल यूनिटी मतलब जो विचारधारा की यूनिटी है, सिद्धांत की यूनिटी है, और लिंग्विस्टिक यूनिटी, जब तक ये 3 तरह की यूनिटी ना हो, आप सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस से कंट्री को यूनाइटेड नहीं रख सकेंगे। सिर्फ जीडीपी बढ़ा दिया, पानी दे दिया, बिजली दे दी, वो सब ठीक है, ज़रूरी है, लोगों को टैबलेट चाहिए, फ़ोन चाहिए, कारें चाहिए, पेट्रोल, ये वो सब कुछ चाहिए। ये मटीरियल लेवल की प्रोग्रेस के साथ ये जो बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ आप कंट्री को टुगेदर नहीं रख सकते। जो अंदर की इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मन की इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आध्यात्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको यूनाइट करना जरूरी है।
अभी तो मैं फिर फाइनल पॉइंट ये कहना चाहता हूँ कि जैसे फॉरेन कंट्रीज में उनकी फाउंडेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, प्राइवेट फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकेफेलर फाउंडेशन, इंग्लैंड में भी है, फ्रांस में भी है, रशिया में भी सब जगह है, चाइना में भी बहुत है। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग हाथ है इसमें कि हमारी नेशनल नैरेटिव, जो नेशनल इतिहास, फिलॉसफी, ये चीज़ें ये बहुत अच्छी तरह से पावरफुल तरीके से समझाई जाए, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिटी हो, और इसी फाउंडेशन से हम देश को जोड़ सकते हैं। और उसके साथ जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, बिलियनियर्स हैं, वो उनको फंड करने के लिए फाउंडेशन बना रहे हैं। इंडिया में ना तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का शौक है, और ना ही हमारे अभी तक इंडस्ट्रियलिस्ट फोर्ड फाउंडेशन का मुकाबले के फाउंडेशन बना सके, अभी तक तो ये चीज़ नहीं है। और अभी तक जो हिंदू का पैसा जा रहा है, वो काफ़ी लोगों का तो पैसा इधर उधर स्कैटर्ड फ्रैगमेंटेड तरीके से जा रहा है, कभी यहाँ दे दिया, कभी वहाँ दे दिया, कभी वहाँ दे दिया, सेक्युलर दे दिया किसी को, कोई मार्क्सिस्ट कॉज है उसी को दे दिया। अब हम आ रहे थे यहाँ से यहाँ आने के लिए, हमको कोई किसी ने बताया कि ये बहुत बड़ा मंदिर है, तो इसमें अभी जीसस की फोटो डाल दी। तो हमने पूछा कि जीसस की फोटो डालने क्या फ़ायदा, उनका मतलब डाल दी, किसी ने डाल दिया, कोई किसी को डाल दी। तो इस तरह से हम लोग मिक्सड अप हैं, बड़े कंफ्यूज लोग हैं। हमको पता, हम लोग ये काम गवर्नमेंट नहीं कर पाए, एजुकेशन सिस्टम नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि जो गुरु हैं, आचार्य हैं, हमारे हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, उनको करनी चाहिए। लेकिन हमको ये हमने उनसे भी बहुत बहस की है। अब कई तो हैं, जैसे जगन्नाथ जी हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको पूरा पता है कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे करना है। पर कई लोग ऐसे, बहुत इंपॉर्टेंट लोग भी ऐसे जो कहते हैं कि हमको इस चीज़ का कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमारी दुकान चल रही है, जो हमारी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ चल रही है, ठीक हो रहा है, तो हम बाकी विशालता से क्यों बाकी चीज़ों को प्रॉब्लम को अपनाएं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि सब रिलीजन सेम है, कुछ इसमें जरूरत भी लड़ने की, चाहे वो ये रिलीजन का हो चाहे उसका हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यदि हमारे जो ट्रांसमिट करते हैं हिंदू धर्म को, नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट करते हैं, उनको भी एजुकेशन चाहिए, उनको भी ये नई तरह की विचारधारा उनके लिए भी पहुँचानी चाहिए। तो इसलिए काम तो बहुत बड़ा है, और हमने छोटे तरीके से ये शुरू किया, जितना कर सकते हैं उतना अपनी तरफ से करें, और आप लोगों की सहायता से और भी आगे करें। धन्यवाद। कुछ प्रकाश जरूर होगा। अभी हम ऑडियंस है, इनको प्रश्नोत्तर के लिए आमंत्रित करते हैं। आप डॉक्टर स्वामी या राजीव जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके पास जो प्रार्थना की चिट है या और कोई चीज होगी, उसके ऊपर प्रश्न लिख कर आप यहाँ पर भेज सकते हैं। You have volunteers? Yes. I think this question goes to Rajiv ji. Anybody has a mic? Mic? Yeah,
Rajiv, you will have to answer this question with a short question. Is there any relation between ARC and Ford Foundation? Relation between ARC and Ford Foundation. First, I'll tell you that I am working on a book on Ford Foundation's impact on India, and they are very scared of it. About 10 years ago, I went to Ford Foundation in Delhi, right near India International Center, in mission, these areas, very prestigious areas. And I said, I have come to learn more about your great projects in India, and is there a library, can I look at all your project reports? So they were very nervous. They said, hey, we are nothing like this, somebody's asked to go here. They made me run around. And then I had a friend in the Home Ministry. He said, yeah, I'll find out for you as unofficially. And he also came back and said, the Ford Foundation says they do not have any information about what they have been doing for 50 years. They do not have any information on that in India. I found that to be very strange, because every organization wants to promote and show off what good work they have done. And Ford Foundation must be embarrassed or must be trying to hide something, because they do not want me to read all the reports. हर एक प्रोजेक्ट जब दिया जाता है तो वो उसमें कंडीशन होती है कि जिसको ग्रांट दिया है वो रिपोर्ट लिखे, तो वो रिपोर्ट्स जो है एक लाइब्रेरी में रखी जाती है, तो जाके कोई रिसर्च जाके उनको पढ़ सकता है। तो ये इनके पास कोई रिपोर्ट्स ही नहीं थी। फिर मैंने उनको न्यूयॉर्क ऑफिस जाके पूछा कि इंडिया के बारे में कहाँ है रिपोर्ट, तो उन्होंने फिर कहा कि आप दिल्ली जाए, दिल्ली वाले कहते हैं न्यूयॉर्क में, ऐसे उनको बोला है। अब धीरे धीरे करके through various sources I've been able to collect quite a lot of their reports. And so I am now putting together कि वो जो Ford Foundation है उसका क्या इंडिया पर इम्पैक्ट हुआ इंटेलेक्चुअली, और वो इम्पैक्ट काफ़ी डेंजरस हुआ है। काफ़ी ये जो एंटी इंडिया लोग हैं, जो सेपरेटिस्ट टाइप थिंकिंग है, जिनकी उन लोगों को खूब पैसा दिया है, उनको खूब इंकरेज किया, उनको खूब फॉरेन फंडिंग किया। Now as far as ARC is concerned, I do not have at this point in time, because ARC is so new. ARC इतनी new चीज़ है कि I do not have at this point in time that answer. But I would not be surprised कि ARC में कई लोग, कई thinkers के background is linked with Ford Foundation. I would not be surprised at all. Thank you. This is for Dr. Swami. As a common man, I want BJP to come in power and Namo to be our PM. I don't see BJP cadres in touch with people on ground. I am worried what to do. Well, I think this is a problem which can be sorted out. I'm surprised to hear this. I don't know where you live. Do you live in Himalayas or because everywhere, every corner you will find some BJP person in the city of Bombay. But in case you still have difficulty, let me know, and I'll put some of our people to find out why you are not able to contact BJP people. So on the other hand, we don't want to do a drama like the AAP party. See, sit on the pavement and have a big crowd and then have to run away. This is for Rajivji. What can we do to improve the education system of India? Firstly, the government has to develop what I call narrative of India. India की overall कहानी क्या है जो education reflect होनी चाहिए. Ministry of Culture को वो reflect करके अपना काम करना चाहिए. Ministry of HRD का काम है. और ये जो टेक्स्ट बुक्स हैं ये गलत लिखी गई है, इसमें इंडियन हिस्ट्री ठीक नहीं है. और जो कॉलेजेस में करिकुलम है, फिलॉसफी डिपार्टमेंट का वो विदेशी फिलॉसफी ज़्यादा सिखाते हैं, जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो विदेशी सोशल थ्योरीज हमारे ऊपर डालते हैं, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में डालते हैं. तो ये जो ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज हैं
वो विदेशी वेस्टर्न दृष्टि से बनाई गई हैं, इम्पोर्टेड हैं, वो हमारे सिद्धांत के साथ जुड़ी हुई नहीं है। और इनको चेंज करने के लिए जब बीजेपी 6 साल के लिए थी, उन्होंने इन डिपार्टमेंट में चेंज नहीं किया। उन्होंने जो ये करीब 5-10 मेजर ऑर्गेनाइजेशन हैं गवर्नमेंट की, जिनका इनमें इन चीज़ों में बहुत हाथ होता है, उनको चेंज नहीं कर पाए। ये चेंज करने के लिए बहुत प्रोफेशनली नॉलेजेबल पीपल, इंटेलेक्चुअल पीपल जो ये बहुत खोज कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं, उनका ये काम है, और गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा। थैंक यू। एक और पॉइंट है, अब ये एक दिल्ली में है ICCR, इंडियन सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च, जिसके इंडियन काउंसिल जिसके हेड है करण सिंह। अब उन्होंने 100 से ज़्यादा इंडिया स्टडीज चेयर्स फॉरेन कंट्रीज में फंड किए। अब हमने जाकर उनकी खोज की है कि किस किस को चेयर दी है और क्या क्यों दी है और वो क्या सिखा रहा है। वो जो लोगों को सिलेक्ट किया है, वो इन विचारों के जो विचार मैं कह रहा था कि इंडिया ग्रैंड नैरेटिव होना चाहिए, कि इंडिया की हिस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी, इतिहास, सारी चीज़ें, फिलॉसफी, ये इनके साथ जुड़े हुए लोग नहीं हैं। वो अपनी पॉलिटिकल तरह के लोग हैं, उनको खुश करने के लिए कोई माइनॉरिटी का है, कोई यहाँ का है, कोई वहाँ का है। ये इस नाते उन्होंने 100 से ज़्यादा एकेडमिक चेयर्स बाकी कंट्रीज में फैलाई हैं, जिसको भी 1000 करोड़ से ज़्यादा उनका खर्चा हुआ है। ये कंट्री का खर्चा करके कंट्री के जो हार्म करेगा, जो कंट्री का नाश करेगा, उस तरह की योजनाएं हमने सीखी। आज केवल हिंदू साधु संतों को ही झूठे आरोप लगाकर जेल में डाला जाता है, ऐसा क्यों? इसका क्या सोल्यूशन है? ऐसा नहीं करते तो इसको मैं राक्षसी सरकार नहीं कहता, तो वो तो हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा होगा। हम लोगों को जानना चाहिए कि इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है, और हमने देखा है कि एक 90 साल के एक संत उड़ीसा में उनकी हत्या की गई, और आज तक उसके कोई इंक्वायरी नहीं हुआ। कई साधु संतों को झूठे केसेस में बोगस FIR उसमें अंदर किया। शंकराचार्य कांची उनको मर्डर चार्ज, इन्हें एक संत जो वो भी उतना उच्च एक शंकराचार्य के पीठ के एक जो प्रमुख हैं, उनके ऊपर ऐसा डाला गया। और रामखेल में कोर्ट ने क्या कहा, इसमें एक भी छोटा सा सबूत नहीं है, और उन्होंने सबको रिहा कर दिया। तो मैं तो समझता हूँ कि आज की परिस्थिति में ऐसा होगा, इसके लिए हमें लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। और ये इसके पीछे यही है जो अंग्रेज़ों के काल से तय था कि जो हमारे हिंदू गुरु हैं उनके में लोगों का जो आस्था है उसको तोड़ना है। उस आस्था को तोड़ने के लिए यही हो रहा है, और हमारे मीडिया इसमें पूरा साथ दे रही है। क्या करना है वो मुझे आप मई एंड में पूछिए। ये राजीव जी के लिए है। What do you think is the reason for Israel's outstanding nation building despite lack of grand narrative? Israel has a grand narrative. Israel has a very clear grand narrative. और ये जो Jews हैं, we can learn a lot. 20 million, 2 करोड़ Jews worldwide. तो उससे कुछ इजराइल में रहते हैं, कुछ न्यूयॉर्क, लंदन, इस तरह के रहते हैं। और उन्होंने ये 75 years ago से ये स्ट्रैटेजी निकाली कि हम कैसे अपने नैरेटिव को, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे उसको फैला सकते हैं। मतलब वो कन्वर्ट नहीं करते, पर अपने आप को पावर में कैसे ला सकते हैं। तो USA में जो AJC है, जूइश कोलिशन है, अमेरिकन जूइश कोलिशन है, और इस तरह की और जो ऑर्गेनाइजेशन है,
हम उनसे कई बार बातचीत करते हैं ताकि हम उनसे भी सीख सकें। तो उन्होंने एक तो यूनिटी उनमें बहुत है और वो यूनिफाइड फंडिंग देते हैं, जूस अलग अलग यहाँ वहाँ नहीं देते, अपनी योजना को फंडिंग देते हैं और फिर वो योजना डायरेक्ट करती है कहाँ और उससे उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत है, जो वाशिंगटन में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत है और उनके फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में, लीगल इंडस्ट्री में उनके बहुत कंट्रोल है। तो इसलिए उन्होंने इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ें बनाई, बड़ी सक्सेसफुल बनाई। अदरवाइज जो इजराइल छोटा सा है, सराउंड मुस्लिम कंट्री से सराउंडेड है, वो तो खत्म हो गया। ये जो उनके स्ट्रैटेजी है, सारे वर्ल्ड वाइड स्ट्रैटेजी है, बहुत थोड़े से यूज हैं, उन्होंने ये तो बहुत अमेजिंग केस स्टडी कैसे किया। थैंक यू। ये शायद डॉक्टर स्वामी के लिए है। My query is about reconversion to Hindutva. How can we do it, and if we do it, when a person comes back, what caste he belong? Well, the answer is the original idea of the Varna was based on the concept of division of labor. Two great rishis, Bhrigu and Bhardwaja, identified 4 sources of power in society: knowledge, weapons, wealth, and land. And they felt that the best society is one where these 4 sources of power are decentralized. That is, if somebody has knowledge, he should not have weapons, he should not have wealth, he should not have land. If somebody has weapons, he should not make policy on how to use that weapon. If he has wealth, then his position in society should not be determined by the amount of wealth he has. Same thing with land. He must produce for the country's requirements. So this was the original idea, and it was not based on birth. For example, Veda Vyasa, who was a Maharishi, wrote the Mahabharata. His mother was a fisherwoman. So you can't say that his parents were Brahmins. In fact, his mother was not a Brahmin. Similarly, Kalidasa was a person who used to go and cut the branches of a tree for collecting firewood for the village. Same way with Vishwamitra. He was Rishi of Rishis. He was the topmost Rishis. Even the gods used to be scared of him. And he was born in a Kshatriya family. His mother and father were Kshatriyas. Ravan was a Brahmin, and he broke the law, so therefore he was punished. And he was punished by a Kshatriya, Lord Rama. And the entire society, including Brahmins, worship Rama, not the Ravan. They don't say Rama killed one of our Jatwaras, you see. So I'm telling you, and finally, even amongst Dalits, the children of Dalits are not Dalits. For instance, Valmiki. Valmiki was the son of a Dalit family. And he became a Maharishi. Saraswati herself taught him the mantras, and he wrote the Ramayana. He became a Maharishi. So the question of caste, which caste or which Varna, as Malhotra has very often said, this caste is a wrong word. These Portuguese use the word costos, and Jat and Varna are different. Jat is where you can have family connections and birth connections, but it has got nothing to do, there's no importance except for marriage. Because the elections will now spoil the mentality of people and brought Jat in. But Varna is concerned, if you abide by the discipline of that Varna, then you are that Varna. So if you are converted from Muslim and you are a professor, then you declare yourself as a Brahmin, and I will myself put a Geneva on him. I think we are running out of time, so this is the last question to both of them. Thank you very much, sirs, for inspiring us in nation building and voting in our mission. My question is how, at individual level, we can contribute to Ayurvedic nation building.
If there is only one thing you have to do or can do, learn Sanskrit. That's all. Well, Ayurvedic is an amazing organization, and I'm very proud to be part of that. And Raghunath has started it. If you want to get involved, what I would like is give me your email IDs. If there are any piece of paper, write your email IDs. I'd like to include you on a list and keep you informed of various activities. I'd like to come every 3 months and have a support group here which can continue the work after I leave. So I would like to create that kind of a support group. And also, the books that I have written are available downstairs. I'll be standing there signing as long as people are interested in talking. So if you are interested in doing something, while we are downstairs signing books, you can come discuss ideas and we can get your email ID and then we can follow up, make a support group. So that this kind of emotion, with your passion है, excitement है, यहाँ भी खत्म ना हो, उसको continue किया जाए. I would just like to mention that all those people who are convinced with this concept which we presented, CAPS. If you want to wear the Dharma cap, you need to follow caps: character, action, philosophy, and sentiment. And if you are willing to take this responsibility to live a life of a great experience of sacrifice, service to the nation, to the Dharma, we have a lot to offer to all of you. I was sharing with one person that experience is not got, the divine experiences are not got by physically or mentally trying to exercise the emotions, sitting in front of God and struggling with why I'm not feeling those ecstasies. It is only gotten by completely offering yourselves in the service of Dharma, fearlessly, passionately, with guidance, of course. So you all are very much welcome to join us. Please, we have our volunteers, and if you are willing to set up such kind of units in your cities and towns, we also have that concept also. We want to spread all over India. We are already working to spread it in various countries. We have already formed modules in 4 countries. So if you have any contacts or you have some intelligence to help us in that, you please contact our volunteers. Thank you all very much. So thank you all very much. Now we are coming towards the end of the program. Just to remind you that some of you have still not registered now and you can walk in directly. So please register because so that we can be in touch with you, you can be part of us. Ayurvedic is also the affiliation of various Dharma organizations together. That is the main goal. And everyone trains each other in the concept of the caps, that is having this character, because most of the Hindus, they have to first become Hindus. That is our problem. We are actually not practicing English. So let us begin with ourselves first, understanding what is Dharma, practice it. And then we can definitely fight any kind of forces which come against us. Now I request Dr. Naina Vasani to please come here to give vote of thanks. And also before the dignitaries leave the dais, I would request all the volunteers to please come for a group photograph with the dignitaries. जय मां भारती। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और आज इसी कारणवश
आज के इस युग में आयुर्वेदिक ऑर्गेनाइजेशन का सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जन्म हुआ है और इसलिए मैं आप सभी के सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सनातन संस्कृति प्रेमी, सनातन धर्म प्रेमी, हम सभी श्रोताजनों का संस्कृति के प्रति दृढ़ लगाव कराने हेतु हमारा मार्गदर्शन करने पधारे आदरणीय श्री राजीव मल्होत्रा जी का मैं आयुर्वेदिक ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो सनातन संस्कृति के प्रति समर्पित है और जिनकी वाणी ने हमें प्रोत्साहित किया और हमारे दिनों में एक नई प्रेरणा का संचालन किया है, उनका हम हृदयपूर्वक आभार प्रकट करते हैं। ज्योति जलाना तो हर कोई चाहता है, किंतु उस ज्योति को जले रहने के लिए बल, ऊर्जा और धृत की जरूरत होती है। आंधी से उसकी रक्षा करने के लिए सैकड़ों हाथों की जरूरत होती है। आज इस ज्योति को जलाने का प्रयास आयुर्वेदिक ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेरणा स्रोत एक बहुत बड़ा आधार ऐसे साधु श्री जगन्नाथ प्रिय जी का हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक हमारे स्वयं डॉक्टर अजय संके जी का हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आयुर्वेदिक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक पदाधिकारी ने जिस लगन से इस मंच पर हम सबको एकत्रित किया है, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। धर्म रक्षति रक्षितः का सनातन सिंहनाद आज यहाँ से जो उठा है, उसकी आज जलने वाली ज्योत को हर एक हृदय में प्रज्वलित कर उसकी रक्षा करने वाले हमारे हाथ अर्थात आप सभी श्रोतागण का हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। और अंत में हमें इस सभा के आयोजनार्थ सहयोग करने वाले श्री योगी सभागृह के पदाधिकारी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संप्रदाय, मंच सजावट, विद्युत सजावट एवं साउंड सिस्टम के सहयोगियों का हम हृदयपूर्वक आभार अभिवादन करते हैं। धर्म की रक्षा हम करें तो हम स्वयं रक्षित हो जाएंगे। इस भावना के साथ हम राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गान करके यहाँ से सनातन संस्कृति का रक्षा का वचन लेकर ही प्रयाण करेंगे। आप सभी से नम्र निवेदन है, कृपया राष्ट्रगीत के लिए इस प्रेरणा के साथ आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।